आज जो सवाल पूरा देश पूछ रहा है वो ये है कि क्या लद्दाख में जो आपने हिंसा देखी, जो विरोध प्रदर्शन देखे, क्या लद्दाख में नेपाल पार्ट 2 करने की कोशिश हो रही थी? आज सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या नेपाल की तरह लद्दाख में भी वैसे ही बगावत की तैयारी थी? जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो पता चला कि इसके पीछे एक बहुत ही गहरी साजिश थी और लद्दाख को जलाने के लिए एक पूरा टूल किट काम कर रहा था। इस हिंसा को भड़काने का आरोप सोनम वांगचुक पर लग रहा है और इस हिंसा के लिए नेपाल से भी कुछ लोगों को बुलाया गया था, ऐसे सबूत भी मिले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने सोनम वांगचुक का नाम इससे पहले भी सुना होगा, ये कोई नया नाम नहीं है। आज से 16 साल पहले आमिर खान की एक सुपरहिट फिल्म आई थी जिसका नाम था 3 इडियट्स। आप में से ज्यादातर लोगों ने इस फिल्म को देखा होगा। इस फिल्म से एक व्यक्ति रातों रात चर्चा में आ गया था, मशहूर हो गया था, और उस व्यक्ति का नाम है सोनम वांगचुक। ऐसा माना जाता है कि 3 इडियट्स में आमिर खान ने जो रोल निभाया था वो सोनम वांगचुक के जीवन पर ही आधारित था और उस किरदार का नाम भी सोनम वांगचुक ही था। 3 इडियट्स में सोनम वांगचुक को एक ऐसे प्रतिभाशाली वैज्ञानिक के रूप में दिखाया गया जो लद्दाख में गरीब लोगों और बच्चों के लिए काम करता था और नए नए इनोवेशंस करता था। लेकिन सोनम वांगचुक असल जीवन में इससे बिल्कुल उलट है। लद्दाख में हाल के वर्षों में जिस प्रकार से असंतोष फैल रहा है, युवाओं को भड़काया जा रहा है, वहां पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं, उससे यह पता चलता है कि सोनम वांगचुक की असली दिलचस्पी असल में राजनीति और सत्ता में है, समाज सेवा में नहीं है। और इसके लिए वो लोगों को भड़काकर हिंसा फैलाने के लिए अक्सर प्रेरित करते रहते हैं और इस बार भी कर रहे थे। वो अक्सर भूख हड़ताल पर बैठकर अपने आप को एक गांधीवादी साबित करने की कोशिश करते हैं, लद्दाख के लोगों का मित्र बनने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि मैं अहिंसा में विश्वास रखता हूं, मैं गांधीवादी हूं। अपने वीडियोस के जरिए उन्होंने अपनी छवि एक सोशल वर्कर की बनाई है, लेकिन इस सब के पीछे वो लद्दाख के युवाओं में असंतोष पैदा करके, उनके मन में क्रोध के बीज डालकर सरकार के खिलाफ विद्रोह करना चाहते हैं। लद्दाख में कल जो हिंसा हुई उसमें नेपाल के विद्रोह की छाप साफ दिखाई पड़ती है और इस काम के लिए सोनम वांगचुक के एनजीओ के बैंक अकाउंट्स में विदेशों से गैर कानूनी पैसा आ रहा है और क्या इसी पैसे का इस्तेमाल करके वो लद्दाख के युवाओं में यह असंतोष की ज्वाला भड़का रहे हैं। विदेशों से जब पैसा आता है तो इस नाम पर आता है कि युवाओं का ब्रेन वॉश किया जाएगा, उन्हें हिंसक बनाया जाएगा, उनमें क्रोध भरा जाएगा। और जब ऐसा होता है तो क्या होता है ये आपकी स्क्रीन पर आप यहां देख सकते हैं। युवा क्या करते हैं जब हिंसा पर उतर आते हैं, जब उन्हें भड़का दिया जाता है और जो दूसरे देश हैं, जो हमारे दुश्मन देश हैं, वो इन तस्वीरों को देखकर तालियां बजाते हैं क्योंकि उन्हें अपने पैसे की कीमत मिल चुकी होती है। आज हम सोनम वांगचुक और लद्दाख में हुई हिंसा से जुड़ी कुछ ऐसी जानकारियां आपके लिए डिकोड करेंगे जो दिखाती हैं कि यह हिंसा अचानक नहीं हुई, ये कोई भीड़ का गुस्सा नहीं था, ये वहां की आम जनता का गुस्सा नहीं था, बल्कि नेपाल और बांग्लादेश की तरह भारत में युवाओं को भड़काने की एक साजिश रची गई थी। इस हिंसा में नेपाल के भी 3 नागरिक घायल हुए हैं। अगर ये शांतिपूर्ण प्रदर्शन होता तो लद्दाख के 4 लोगों की मौत नहीं होती। अगर ये लद्दाख बचाने की कोशिश थी तो इतने बड़े स्तर पर आगजनी नहीं होती, हिंसा नहीं होती, तोड़फोड़ नहीं होती। ये अगर प्रदर्शन लद्दाख के हितों के लिए था तो 40 से ज्यादा लोग घायल नहीं होते, जिनमें 30 पुलिसकर्मी और सीआरपीएफ के जवान भी शामिल हैं। आज हम पूरे सबूतों के साथ आपको ये दिखाने वाले हैं कि कैसे लद्दाख की ये हिंसा पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और इसके लिए पैसा आज से नहीं, काफी समय पहले से विदेशों से आ रहा था और किसके बैंक अकाउंट में ये पैसा आ रहा था, आज हम आपको वो भी दिखाने वाले हैं। सबूत मैं अपने साथ लेकर आया हूं, बहुत सारे कागज हैं और बहुत सारे दस्तावेज हैं। सोनम वांगचुक पर स्कूल, चैरिटेबल ट्रस्ट और अपनी कंपनी के जरिए गैर कानूनी तरीके से पैसे के लेन देन के आरोप लगे हैं और अब इन आरोपों की जांच हो रही है और इन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। आज सोनम वांगचुक की संस्था
स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख के खिलाफ भारत के गृह मंत्रालय ने सख्त एक्शन लिया है और पैसे की गड़बड़ी के आरोप में आज इस संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है। यानी अब यह संस्था विदेशों से पैसा नहीं ले पाएगी। इस संस्था के विदेशों से पैसा लेने पर अब पाबंदी लगा दी गई है। अगर कोई संस्था विदेशों से पैसा लेती है तो उसका FCRA यानी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है। अब यह संस्था विदेशों से पैसा नहीं ले पाएगी क्योंकि इसका यह रजिस्ट्रेशन अब कैंसिल कर दिया गया है। जांच जब की गई तो पता चला कि सोनम वांगचुक विदेशों से पैसा लेने में नियमों का उल्लंघन कर रहे थे। 5 अलग अलग मामलों में लाखों रुपए की गड़बड़ी करने के सबूत मिले हैं सिर्फ इस एक संस्था में जिसका नाम मैं आपके लिए बता रहा हूं। सरकार ने यह कदम विदेशों से पैसा लेने की छूट के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया है और सरकार का जो आदेश है वो आज मेरे पास है। पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस प्रकार के लोग जो अपने आप को समाज सेवक कहते हैं, NGOs चलाते हैं, कहते हैं कि हम समाज सेवा के लिए ये NGOs चला रहे हैं, फिर NGOs को चलाने के लिए ये पैसा लेते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों से पैसा लेते हैं और विदेशों से भी पैसा आता है। नाम देखिए और काम देखिए। नाम देखिए एक बार फिर से, वैसे तो मैंने आपको पढ़कर सुनाया था, स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। कितना बढ़िया नाम है। अगर आप इसे सुनेंगे इस नाम को तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई ऐसी संस्था है जो लद्दाख के छात्रों की शिक्षा के लिए, उनकी संस्कृति के लिए एक मुहिम चला रही है। ये छात्रों के लिए बनी है, लद्दाख के युवाओं के लिए संस्था बनी है और उनके लिए शायद कुछ काम करती होगी, उनकी भलाई के लिए कुछ काम करती होगी और इसके लिए विदेशों से पैसा भी ले रही है। लेकिन यह संस्था करती इससे बिल्कुल उलट है और आज इसी संस्था को शो कॉज नोटिस जारी किया गया 20/8/2025 को। जब इसमें जांच की गई तो पता चला कि इसमें बहुत सारी वित्तीय गड़बड़ियां हैं और इस संस्था के कई बैंक अकाउंट्स हैं और केवल इनमें से कुछ ही बैंक अकाउंट्स के बारे में सरकार को जानकारी दी गई। तो असल में ये सारी जो संस्थाएं होती हैं, ऐसे NGO जो होते हैं, ये मल्टीपल बैंक अकाउंट्स रखते हैं। इसकी जांच में भी ये पता चला कि इस संस्था के बहुत सारे बैंक अकाउंट्स थे, लेकिन वो सारे बैंक अकाउंट्स के बारे में सरकार को जानकारी नहीं दी गई। कुछ बैंक अकाउंट्स ऐसे थे जिनके बारे में जानकारी दबा ली गई और सब में पैसा आया करता था और इसीलिए सरकार ने अब ये कहा है, इन व्यू ऑफ वायलेशंस, फिर उन्होंने certificate of the association is liable to be cancelled in exercise of power 14 of the act, ये इसमें लिखा है। तो पहली बात तो ये है कि कई सारे बैंक अकाउंट्स बना लिए, उनमें पैसा आता था, लेकिन सारे बैंक अकाउंट्स की जानकारी सरकार को नहीं दी गई थी। ये तो आज का मामला है जो मैंने आपको बताया। ये एक्शन आज लिया गया है उनकी एक संस्था पर। अब आपको सोनम वांगचुक की कुछ और कंपनियों और उनके जो दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं उनमें क्या गड़बड़ियां चल रही हैं वो आपको बताते हैं। सोनम वांगचुक की एक संस्था है जिसका नाम है हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख। लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए इस चैरिटेबल ट्रस्ट को बनाया गया था और रिपोर्ट्स के अनुसार इस ट्रस्ट के अलग अलग 7 बैंक खाते हैं, 7 बैंक अकाउंट्स हैं और इनमें से केवल 4 के बारे में सरकार को जानकारी दी गई और बाकी के अकाउंट्स के बारे में जानकारी छुपा ली गई। इस ट्रस्ट के बैंक खातों में वर्ष 2023 और 24 में 6 करोड़ रुपए जमा हुए। फिर अगले साल 2024 और 25 में 15 करोड़ से ज्यादा पैसा जमा हुआ और यह पैसा देश और विदेश दोनों से आ रहा था। ट्रस्ट के बैंक खातों में अगस्त 2020 के बाद विदेशों से 1 करोड़ 63 लाख रुपए जमा हुए, जबकि इस ट्रस्ट को विदेशों से पैसा लेने का अधिकार था ही नहीं। इसके पास लाइसेंस और अप्रूवल था ही नहीं क्योंकि इस ट्रस्ट का FCRA के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया था। इस ट्रस्ट पर लद्दाख में सरकारी जमीन के दुरुपयोग का भी आरोप लगा है, इसलिए 2025 में इस ट्रस्ट को दी गई जमीन को भी वापस ले लिया गया था, यानी इसी साल इसकी जमीन को वापस ले लिया गया था। सोनम वांगचुक की एक और कंपनी है जिसका नाम है शेशियोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड। नाम बड़े अच्छे अच्छे रखते हैं ये। अब
इस कंपनी के बैंक अकाउंट्स की डिटेल्स देखिए। इस कंपनी में दूसरे ट्रस्ट से 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए। यानी इन्हीं का एक ट्रस्ट है, इन्हीं की एक कंपनी है, इनके एक ट्रस्ट से इनकी दूसरी कंपनी में 6.5 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो जाते हैं। यानी पैसा लेते हैं ट्रस्ट में, और जो लोग देने वाले हैं उसमें दो प्रकार के होंगे। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि हम एनजीओ को दान दे रहे हैं, डोनेशन दे रहे हैं लद्दाख के लोगों की भलाई के लिए, और कुछ टूल किट वाले भी होंगे जो विदेशों से पैसा भेजते होंगे कि आप ये पैसा रखिए और वहां युवाओं को भड़काइए, वहां पर हालात को अस्थिर कीजिए। अब ये पैसा सोनम वांगचुक ट्रस्ट में लेते हैं और फिर अपनी प्राइवेट कंपनी में जमा कर देते हैं। यानी ट्रस्ट में जो ज्यादा पैसा आ रहा था उसे सोनम वांगचुक अपने पर्सनल कंपनी में ट्रांसफर कर रहे थे। ये कंपनी उनकी पर्सनल कंपनी है, तो ट्रस्ट का पैसा उनकी कंपनी में जा रहा है। और इस कंपनी के भी 3 बैंक अकाउंट्स हैं, लेकिन सरकार को केवल 2 की ही जानकारी दी गई। सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट में भी विदेशों से पैसा आ रहा था। जांच के दौरान यह पता चला कि वांगचुक के 9 पर्सनल बैंक अकाउंट्स हैं और उन्होंने केवल 1 अकाउंट की जानकारी दी है। बाकी के 8 बैंक अकाउंट्स के बारे में उन्होंने कोई जानकारी दी ही नहीं। वर्ष 2013 से लेकर मार्च 2024 के बीच सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट्स में विदेशों से 1 करोड़ 68 लाख रुपए जमा हुए, जबकि सोनम वांगचुक के पर्सनल बैंक अकाउंट से वर्ष 2021 से लेकर मार्च 2024 के बीच 3 करोड़ 23 लाख रुपए विदेशों में वापस भेजे गए। पैसे के लेन देन में गड़बड़ी को लेकर सीबीआई पहले से ही इनकी जांच कर रही है। अब सोनम वांगचुक अलग अलग तरीकों से देश और विदेश दोनों जगहों से पैसा ले रहे हैं। ऐसा लगता है कि लद्दाख की भलाई उनका लक्ष्य नहीं था, इसलिए जब 24 सितंबर को हिंसा होने लगी तो सोनम वांगचुक ने हिंसा रोकने की कोई खास कोशिश नहीं की। हिंसा को उन्होंने एक प्रकार से होने दिया। यह भी हो सकता है कि वो चाहते थे कि ऐसी हिंसा हो जाए और हिंसा को रोकने की बजाय, हिंसा को रोकने की कोशिश करने के बजाय वो एक एम्बुलेंस में बैठे और वहां से सीधे अपने गांव चले गए। सरकार ने एक स्टेटमेंट जारी किया है, मैं आपको पढ़कर बताता हूं और आप सुनिएगा। ये भारत सरकार का होम मिनिस्ट्री का पक्ष है। जांच के बाद उन्होंने ये पूरा स्टेटमेंट दिया है। उसका एक जो हिस्सा है मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं, ध्यान से आप सुनिएगा। यह स्पष्ट है कि श्री सोनम वांगचुक ने अपने भड़काऊ बयानों के माध्यम से भीड़ को उकसाया था। संयोगवश इस हिंसक घटनाक्रम के बीच उन्होंने अपना उपवास तोड़ दिया और स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना ही वो एम्बुलेंस से अपने गांव चले गए। यह सरकार कह रही है और सरकार के इस बयान में लगातार सोनम वांगचुक का नाम बार बार आता है। और सरकार और क्या कह रही है, इसमें अरब स्प्रिंग शैली के विरोध प्रदर्शनों और नेपाल में जेन जी के विरोध प्रदर्शनों का भड़काऊ उल्लेख करके भाषणों के दौरान लोगों को गुमराह किया गया। लोगों से कहा गया कि जो नेपाल में हुआ है वैसा ही यहां होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सोनम वांगचुक जो चाहते थे वो हो गया। अब आपको 24 सितंबर की लद्दाख हिंसा की टाइमिंग को भी देखना चाहिए। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस हिंसा से जुड़ी 2 तारीखें बहुत महत्वपूर्ण है। पहली तारीख है नेपाल में 8 सितंबर को जेन जी का आंदोलन, 8 सितंबर की तारीख याद रखिएगा। और दूसरी तारीख है 6 अक्टूबर को सरकार और लद्दाख के संगठनों के बीच होने वाली बातचीत की तारीख। यानी नेपाल हिंसा के 16 दिन के बाद और केंद्र सरकार के साथ होने वाली बैठक से सिर्फ 11 दिन पहले लद्दाख में यह हिंसा हो जाती है। लद्दाख में जो हिंसा हुई इसमें नेपाल जैसा पैटर्न देखने को मिलता है। इसके फुटप्रिंट्स आपको देखने को मिलते हैं। लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कविंद्र गुप्ता ने डीडी न्यूज से बातचीत की और बताया कि इस हिंसा के पीछे विदेशी ताकतें हैं, जबकि वांगचुक ने इसे युवाओं का गुस्सा बताया है। दोनों के पक्ष अलग अलग हैं, लेकिन अब आप ये देख लीजिए कि जब जांच हुई है तो इसमें स्पष्ट रूप से सोनम वांगचुक का नाम आ रहा है।
कभी ऐसा देखने को नहीं मिला लद्दाख के अंदर और खासतौर से लेह के अंदर इस तरह की हिंसा। तो क्या लगता है कोई साजिश थी या कोई इसमें कहने से मुझे कोई इनकार नहीं है। बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का रेफरेंस देके इस पे सभी वीडियोस हैं और शरेआम लोग लगे हुए थे इस पर हालात खराब करने के लिए, उसी का परिणाम है। लेकिन हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, हमारे ऑफिसर्स ने बड़ी संयम के साथ काम लिया है और पुलिस के हाथ में डिप्लॉयमेंट थी जब सुबह तो लाठियों के साथ थी, लेकिन उनकी गाड़ी को जो बीच में बैठे हुए उनको भी जलाने की कोशिश की गई अपनी जान बचाने के लिए। फिर ये सारी चीजें करनी पड़ी, ये मजबूरी में हुआ और जो लोग इसके जिम्मेवार हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा। दूसरा सर, अगर आप देखें कि जैसा आप भी कह रहे हैं कि तमाम तरह के उदाहरण दिए गए थे बांग्लादेश के, नेपाल के और श्रीलंका के, तो क्या लगता है कोई भारी हस्तक्षेप भी था, कोई भारी इसमें कोई दो राय नहीं है। ये लोग कईयों के हाथ में खेल रहे हैं। अभी जांच के लिए हमने कमेटीज भी बिठाई है, अभी बिल्कुल खुल करके बातें आएंगी और एमएच की तरफ से भी जो जारी किया गया है कौन लोग इसके जिम्मेवार हैं ये हम सब जानते हैं। लद्दाख के लोगों के लिए और खासतौर से लेह के लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि शांति बनाए रखें। कुछ लोग नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों का भला हो और वो विदेशी ताकतों के हाथ में खेल रहे हैं। फॉरेन फंडिंग कहाँ से आ रही है इसका सब पता है और इसकी जांच भी चल रही है और निश्चय ही जो निष्कर्ष है कुछ दिन बाद आपके सामने। मतलब पॉजिटिव रहे लेके लोग? बिल्कुल होना भी चाहिए। हमने जो बात की है उससे मुझे लगता है कि हालात ठीक होंगे। कुछ लोग सोचते हैं कि ये हमारे समर्थक थे। मैं कहूँगा हमारे समर्थक से ज़्यादा, हालांकि समर्थक पूरा लद्दाख है इस मुद्दे पर लद्दाख के, मगर ये युवा पीढ़ी का बड़ास था, एक तरह का जेन ज़ी रेवोल्यूशन जो कि उनको सड़कों पे लाया। इस समय मैं सरकार से कहूँगा कि वो संवेदनशील हो लद्दाख के बारे में और युवा पीढ़ी से कहूँगा कि वो शांति के रास्ते पे चले। मैं पूरे देश से ये बताना चाहता हूँ कि ये रास्ता मेरा दिखाया हुआ नहीं है, ये उनके बड़ास का एक परिणाम है, मगर ये बड़ास निकालने का समय नहीं है। शांति से, ठंडे दिमाग से सरकार के साथ वार्तालाप करने का समय है। तो सोनम वांगचुक देखिए क्या कह रहे हैं। जब कोई विद्रोह करने की बात आती है, कोई बड़ा संगठन बनाने की बात आती है, लीडरशिप पोजीशन लेने की बात आती है, जब ये बात आती है कि लद्दाख का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, लद्दाख का नेता कौन बनेगा, लद्दाख की तरफ से केंद्र सरकार से बातचीत करने के लिए कौन आएगा, तो सोनम वांगचुक उस पूरे मामले का ठेका ले लेते हैं। कहते हैं मैं ही हूं, मैं ही करवा रहा हूं सब कुछ। वो लद्दाख का चेहरा बनना चाहते हैं। लेकिन जब हिंसा होती है तो वो कहते हैं कि ये युवा मेरे काबू में नहीं है। जब बातचीत करने के लिए जाना होता है, जब अपना प्रभाव दुनिया को दिखाना होता है, तो वो कहते हैं कि पूरा लद्दाख मेरे साथ है। जब लद्दाख में हिंसा हो जाती है तो कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं हैं, ये जो युवा हैं ये मेरा कहना नहीं मान रहे हैं और ये युवा अपनी मर्जी से हिंसा कर रहे हैं, मुझसे पूछकर नहीं कर रहे हैं। इसे कहते हैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस, यानी आपको जो सूट करता है, जिस दिन जो बात आपको सही लगती है अपने हिसाब से आपने वो कर लिया। और उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, अभी आपने देखा, जेन जी रेवोल्यूशन। अब जब से नेपाल में ये हिंसा हुई है, एक फैशन सा बन गया है जेन जी रेवोल्यूशन का। और हमारे देश में कई विपक्षी नेता उसी दिन से ये सपना देख रहे हैं कि हमारे देश में भी युवाओं को भड़काकर ये जेन जी टाइप रेवोल्यूशन कर दिया जाए। और उसका एक छोटा सा ट्रेलर हमने कल देख लिया। सोनम वांगचुक की उम्र है 59 वर्ष और उनका जन्म लद्दाख में ही हुआ। उन्होंने श्रीनगर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और इसी साल फरवरी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए सोनम वांगचुक पाकिस्तान भी गए थे। ये बात आपको भूलनी नहीं चाहिए। और इस्लामाबाद से उन्होंने एक वीडियो बनाया था। सोनम वांगचुक ने बांग्लादेश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस से भी वर्ष 2020 में दिल्ली में ब्रिटिश हाई कमीशन में मुलाकात की थी। सोनम वांगचुक अपने आप को आज कहते तो हैं कि वो सोशल वर्कर हैं, लेकिन सोनम वांगचुक एक राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनके पिता सोनम वांग्याल थे और उनके पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं और उन्होंने भी वर्ष 1984 में
अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए वहां के लोगों को भूख हड़ताल की थी। इसलिए आज आपको यह भी नोट करना चाहिए कि सोनम वांगचुक एक राजनीतिक परिवार से आते हैं। उनके पिता भी राजनीति में थे और वो ये सब कुछ जो कर रहे हैं, असल में इसका रास्ता राजनीति की तरफ जाता है, इसका रास्ता सत्ता की तरफ जाता है। और हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विपक्षी नेता हैं जो आज सत्ता तक पहुंचने के लिए विदेशी ताकतों का साथ लेने के लिए तैयार हो जाएंगे, विदेशों से पैसा लेने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर विदेशी ताकतें उनसे ये कहें कि आप भारत में अस्थिरता फैलाइए और इस सरकार को उखाड़ फेंकिए, इस व्यवस्था को उखाड़ फेंकिए, अराजकता फैला दीजिए और फिर हम आपको सत्ता में बैठा देंगे, तो ऐसे कई लोग हैं जो आज इसके लिए भी तैयार हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें सिर्फ सत्ता तक पहुंचना है, रास्ता चाहे कैसा भी हो। लद्दाख दिल्ली से करीब 1200 किलोमीटर दूर है। लद्दाख की पहचान एक बेहद शांत जगह के तौर पर होती है। आप में से बहुत सारे लोग लद्दाख वेकेशन के लिए, छुट्टियां मनाने के लिए गए होंगे। लद्दाख की जनसंख्या सिर्फ 2,74,000 है। जनसंख्या के लिहाज से लद्दाख दिल्ली से 80 गुना छोटा है, जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से दिल्ली से 40 गुना ज्यादा बड़ा है। वर्ष 2019 में जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा दिया गया और लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। यहां पर आपको यह बात नहीं भूलनी चाहिए कि सोचिए 2019 से पहले धारा 370 जब लगी हुई थी तब लद्दाख की क्या स्थिति रही होगी। पहले 370 से आजादी मिली, उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश बनाया और अब इस प्रकार के जो नेता हैं अब वो कह रहे हैं कि हमें तुरंत राज्य भी बनना है। इसके बाद से ही लद्दाख के लोग अपनी अलग अलग मांग करते रहे हैं, जिसमें से कई मांगों को मान भी लिया गया है। और इस समय आप सोच रहे होंगे कि ये पूरा जो प्रदर्शन चल रहा है, ये पूरी राजनीति जो चल रही है, ये क्यों चल रही है, लद्दाख के लोग क्या चाहते हैं, उनकी मांगें क्या हैं। लोगों की मांगें हैं या नहीं मैं कह नहीं सकता, लेकिन वहां के जो संगठन हैं जो इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं, उनकी 4 प्रमुख मांगें हैं जिन्हें लेकर यह विरोध प्रदर्शन और हिंसा हुई। पहली मांग, लद्दाख को एक अलग राज्य का दर्जा मिले। दूसरी मांग, 6ठी अनुसूची के तहत लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिले। तीसरी मांग, लद्दाख में कारगिल और लेह को अलग अलग लोकसभा क्षेत्र घोषित किया जाए। इस समय कारगिल और लेह एक ही लोकसभा क्षेत्र हैं, एक ही लोकसभा क्षेत्र में आते हैं। और चौथा, सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए। ये 4 मांग हैं। अब 6ठी अनुसूची में शामिल होने से क्या होगा? इससे लद्दाख के लोगों को ज्यादा अधिकार मिलेंगे, जिससे स्थानीय तौर पर जिला परिषद भूमि, जंगल, शिक्षा और टैक्स जैसे मामलों पर कानून बना सकती है। यानी वहां अपनी जो जिला परिषद है उनकी, उसे ज्यादा कानूनी ताकतें मिल जाएंगी, संवैधानिक ताकतें मिल जाएंगी और वो वहीं पर अपने लोगों के लिए फैसले कर सकती है। सरकार ने पिछले 5 वर्षों में लद्दाख के अलग अलग संगठनों की कई मांगों को मान भी लिया है और बाकी मांगों पर अभी चर्चा हो रही थी। इन मांगों पर चर्चा करने के लिए 6 अक्टूबर को एक बैठक होने वाली थी सरकार और लद्दाख के इन संगठनों के बीच। आज बड़ी बात यह है कि जब सरकार लगातार बातचीत कर रही है और सरकार ने 6 अक्टूबर की तिथि रखी थी कि 6 अक्टूबर को आपसे एक बार फिर बातचीत होगी, तो फिर ऐसी क्या जल्दी थी कि 6 अक्टूबर की बातचीत से पहले ही लोग हिंसा पर उतर आए और वहां पर कर्फ्यू लगाना पड़ा। लद्दाख में इस समय कर्फ्यू लगा हुआ है। हालात बेहतर हो तो रहे हैं, लेकिन राजनीति कम नहीं हो रही। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि लद्दाख की घटना पर उन्हें बहुत चिंता है और उन्होंने बीजेपी पर कई आरोप लगाए हैं। ये उनका लंबा चौड़ा पोस्ट है, आप बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, जब आप देखेंगे। और हर जगह हमारे विपक्ष के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, लोकतंत्र जनता की आवाज है और सरकार उस आवाज को दबा रही है। देश के लोकतंत्र को बचाना है तो इस तानाशाही के खिलाफ अब चुप नहीं बैठा जा सकता। और देखिए इसमें अरविंद केजरीवाल क्या मौका देख रहे हैं। वो लिखते हैं, आज लद्दाख की लड़ाई कल पूरे देश की लड़ाई बन सकती है। तो हमारे देश के जो विपक्षी नेता हैं, उन्होंने जब नेपाल का ये विद्रोह देखा तो उन्होंने ये सोचा, सपना देखा कि ऐसा विद्रोह हमारे देश में हो जाए। फिर एक हिंसक घटना कल होती है लद्दाख में और अब
अरविंद केजरीवाल जैसे जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये तो पूरे देश की लड़ाई बन जाएगी। यानी वो एक प्रकार से ये उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि जो लद्दाख में हुआ है ऐसा पूरे देश में हो जाए, पूरे देश में आग लग जाए, ये चाहते हैं। राहुल गांधी ने लद्दाख में हुई हिंसा से सिर्फ 6 दिन पहले 18 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी जिसमें उन्होंने देश के युवा, स्टूडेंट्स और जेन जी से अपील की थी कि अब वही संविधान को बचाएंगे। ये पोस्ट भी आप बड़ी स्क्रीन पर देखिए, जहां वो कहते हैं कि देश के युवा, देश के स्टूडेंट्स, देश की जेन जी संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे और मैं उनके साथ हमेशा खड़ा हूं। ये सारे नेता हमारे देश के युवाओं को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भी विद्रोह पर उतर आइए, आप भी वही कीजिए जो नेपाल में हुआ, आप भी वही कीजिए जो बांग्लादेश में हुआ। हम आपका पूरा साथ देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और जो विदेशी ताकतें होती हैं वो चाहते हैं कि हमारा देश कमज़ोर हो। उन्हें ऐसे नेताओं की तलाश रहती है, उन्हें सोनम वांगचुक जैसे लोगों की तलाश रहती है। जैसे ही वो उन्हें पता चलता है कि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी मंशा सत्ता तक पहुंचने की है, वो ऐसे लोगों को पकड़ते हैं, अपनी टीम में शामिल करते हैं, उसके बाद उन्हें पैसा देते हैं। और ये पैसा सोनम वांगचुक के अकाउंट में कैसे कैसे आ रहा था मैं आपको आज बता चुका हूं। और सोनम वांगचुक के पास बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे अकाउंट्स उनके पास हैं और मैं आपको उसके बारे में भी बताता हूं कि वो क्या करते थे। देखिए, हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल्टरनेटिव्स लद्दाख, यहां पर वो डोनेशन लेते थे और सात अकाउंट्स वो रखते हैं इसमें, लेकिन सारे अकाउंट्स के बारे में डिक्लेयर नहीं करते। स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख, वहां पर भी यही काम कर रहे हैं। शेषोन इनोवेशंस प्राइवेट लिमिटेड अपनी निजी कंपनी बनाकर उसमें भी यही काम कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पैसा वहां पर आ रहा है। इसके अलावा सोनम वांगचुक के अपने पर्सनल बैंक अकाउंट हैं जिसमें से उन्होंने सिर्फ एक बैंक अकाउंट सार्वजनिक किया है और बाकी के 8 को उन्होंने छुपा लिया है और उस बैंक अकाउंट में भी लगातार पैसा आ रहा है। और ये पैसा कौन दे रहा होगा आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हमारे देश में कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं, लेकिन हमारी सेना हर दिन देश को और मजबूत बनाने के मिशन पर लगी हुई है।